के इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन लाइन ट्रिपिंग का मामला, शहरियों ने सारा गुस्सा के इलेक्ट्रिक पर निकाल दिया। बोले इस तरह की सूरत हाल में मुतबादल सिस्टम होना चाहिए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज बिल्कुल बिजली के हवाले से बात करें तो आज के इलेक्ट्रिक की जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन है वो टिप कर गई थी, जिसके में से 84 में से तकरीबन 25 जो फीडर्स हैं वो मुतासर हुए थे। मुख्तलिफ इलाकों में फीडर्स मौजूद हैं और बिलखुसूस इन फीडर्स में कोरंगी साउथ का फीडर्स भी शामिल है जो कि मुतासर हुआ था। ताम तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी का तातुल जो है उसकी सूरत हाल सामने आई थी, तमाम महदूद तकनीकी खराबी के बायस आने वाले तातुल को फौरी तौर पर दूर कर दिया गया। ये तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है। सिर्फ और सिर्फ लजबेला और बल्दिया में सप्लाई मुकम्मल बहाल होने में वक्त दरकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के इलाका मकीन। जब बिजली चली जाती है और बिलखुसूस इतवार वाले दिन तो कितनी मुश्किलात पेश आती हैं, और जब ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन के इलेक्ट्रिक ट्रिप कर गई है तो इस हवाले से कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की जब अचानक से सप्लाई जैसे बंद हो जाए तो उस सूरत के अंदर मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। पानी हम अगर घर में मौजूद है पानी तो हम उसको ऊपर नहीं चढ़ा सकते। बच्चों को सुबह उठने में, घर में मरीज़ होते हैं उनको मुश्किलात होती है। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतवार के दिन भी तालीम हासिल करते हैं तो उनको भी मुश्किलात हासिल होती है उसके अंदर, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह वो यूज़ नहीं कर सकते। तो मुश्किलात ही मुश्किलात है कि इलेक्ट्रिक ने तो मुश्किलात ही पैदा की है हमेशा कराची की आवाम के लिए। सारा टैक्स कराची की आवाम देती है, सब कुछ देती है, उसके बावजूद भी यानी कि चीज़ें हमें मुहैया प्रोवाइड तरीके से नहीं होती हैं। जी बिल्कुल, ये थे सादिक और उनका ही कहना है कि जब के इलेक्ट्रिक भारी भरकम बिल लेता है तो उसके पास बैकअप प्लान भी होने चाहिए। अगर इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं ट्रिपिंग के तो बैकअप प्लान के ज़रिए से फिर ऑल्टरनेट तरीके से जो सार्फिन हैं उनको जो है वो बिजली फराहम की जाए ताकि सार्फिन को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी कमिश्नर कराची का नोटिस भी काम नहीं आया। शहर में LPG सरकारी कीमत से ज़ायद पर फरोख्त जारी। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, LPG का इस्तेमाल मजबूरी बन गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे काविश में अमन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कमिश्नर कराची हसन नकवी ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिस लिया था, लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर LPG ताहाल सरकारी कीमत से महंगे दामों फ़रोख्त हो रही है। कैमरा मैन आरिफ सकून दिखा सके, यहाँ पर 280 रुपये फ़ी किलो में LPG फ़रोख्त हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल है। इसमें मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ। सरकारी कीमत जो ओगरा ने तय की है वो 254 रुपये, वाज़े डिफरेंस है 35 से 40 रुपये का। अब ज़ाहिर छुट्टी का दिन है, गैस आती नहीं है, लोग मुतबादल के तौर पर LPG की दुकानों पर आते हैं। भाई बताइएगा, ज़ाहिर LPG तो है नहीं घर पर, फिर लोग LPG की दुकानों पर आते हैं। सरकारी कीमतों की मुसलसल वायलेशन है, तो क्या कहेंगे इसमें? भाई बात करेंगे, आप भी बता दें, ज़ाहिर है गैस तो डलवाना ही है ना। गैस तो डलवाना है, गैस आई नहीं रही, काम क्या करेगी? तो क्या रेट मुनासिब है? रेट ये सिर्फ मुनासिब है, कम हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है। खान साहब आप बताएं, ओवरऑल आप लोगों को ऑयल मार्केटिंग कंपनी से जब आती है तो वहाँ क्या दाम ज़्यादा है या आप लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, क्या मामला है? यार इसके तो मेरे को पता नहीं है रेट का, आगे क्यों, मैं तो काम कर रहा हूँ, बाकी तो सेट का मसला है। आगे सेट का क्या हिसाब आता है क्या हिसाब नहीं आता है उसी का पता होगा, ये मेरे को इल्म नहीं है। रेट कम हुआ है, 290 तक भी गई थी। 290 थे, 280 हो गई। और कम हो सकती है यार, ये पता मेरे को नहीं, आगे पता लगेगा। तो सेट पेमेंट कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। जी फ़रोख्त करने वाले वो कहते हैं चूँकि LPG की डिमांड ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से कीमत में भी इजाफा होता है। पिछले साल का बता रहे हैं कि 300 रुपये से भी तजावुज़ कर गई थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ओगरा ने रेट तय किया वो 254 रुपये, लेकिन मार्केट में देख रहे हैं वायलेशन है सरकारी कीमतों की। जी अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड पर तजावुज़ात से सफाई का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। इलाहाबाद डाकखाना ता चोना डिपो डबल लाइन में कमर्शियल गाड़ियों की पार्किंग, गाड़ियां खड़ी होने के बाद सड़क और ग्रीन बेल्ट पर सफाई नामुमकिन हो गई। शहरी कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला सुबह और शाम आता है मगर तजावुज़ात के बायस सफाई से कासिर है। तजावुज़ात से सफाई सही हो रही है और ना ही आमदोरफ्त आसान है, पर बात करेंगे रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अहम तरीन चारा अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये वो मकाम है जहाँ से अब से कुछ रोज़ कबल जो है यहाँ पे कमिश्नर कराची ने दौरा किया था और नाराज़गी का इजहार किया था सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात की सूरत में।
जिसके हवाले से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले का ये कहना है कि यहाँ पर उनका ऑपरेशन जो है वो बदस्तूर जारी है, लेकिन तजाविज़ात जो कि मूवेबल तजाविज़ात हैं, मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखा सकें कि पूरा रोड जो है वो तकरीबन घेर रखा है। ट्रांसपोर्ट माफिया ने यहाँ पर दो रो की जो है यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं, जिसके नतीजे में सफाई सुथराई का निज़ाम जो है दरम बरम हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर अमले को मैकेनिकल स्वीपिंग हो या मैनुअल स्वीपिंग हो, उस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल सूरत हाल जो है वो शाहरा की साफ़ सुथरी तो हमको दिखाई देती है। लियाकताबाद डाकखाने का भी जो स्टॉप है वो इसी रोड पर लगता है, जहाँ पर तकरीबन 20 बरस पुरानी जो कचरा कुंडी थी वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से ख़त्म कर दी गई है। उसकी जगह डस्टबिन रख दिए गए हैं, लेकिन सफाई का निज़ाम तजाविज़ात की वजह से जो है वो बदस्तूर मामला बना हुआ है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा, इधर सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है? सफाई वाले आते हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, बस सफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाजायज तजावज़ात वगैरह खड़ी हो जाती हैं, आगे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, इनकी वजह से इसके नीचे भी कचरा होता है, वो साफ नहीं हो पाता है। ये बताइएगा कि डस्टबिन वगैरह यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहे, डस्टबिन वगैरह मौजूद होते हैं? डस्टबिन वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है पॉटी और ये जो रंशी वगैरह वो चले आते हैं और उनके अंदर जो आग लगा देते हैं भाई, उसकी वजह से बहुत परेशानी हो। ले जाते हैं उठा के, बात पॉटी वगैरह आते हैं उठा के ले जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इस रोड पर सफाई सुथराई के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? मज़ीद इकदाम यही होने चाहिए कि ये गाड़ियाँ वगैरह जो आग होती हैं खड़ी होती है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नाजायज़ तजावज़ात हैं, इंक्रोचमेंट है, वो सारी ख़त्म होनी चाहिए, उसकी वजह से सफाई हो सकेगी। वरना आते तो हैं वो सॉलिड वेस्ट वाले आते हैं, सफाई करते हैं बेचारे उनके लोग, लेकिन फिर वही एक बात कि जो आते हैं गाड़ी वाले खड़े कर देते हैं, दोबारा इसके नीचे कच्चा हो जाता है। इस वजह से कहा यह जा रहा है कि तजाविज़ात जो है वो सफाई सुथराई के मौसर निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। यहाँ पर ऑपरेशन भी होते हैं तजाविज़ात के ख़िलाफ़, लेकिन वही तजाविज़ात जो है आधे घंटे के बाद दोबारा कायम हो जाती हैं। फौरी तौर पर मुतालबा ये किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि मौसर तौर पर जो है इस रोड को क्लियर कराया जाए, ताकि सफाई सुथराई के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। जी, महमूदाबाद में ब्रिटिश दौर का तामीर 300 साल पुराना रेलवे ट्रैक और गंदगी के ढेर, सफाई सुथराई न होने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। शहरी कहते हैं गड़ों की वजह से हादसात का खतरा भी बढ़ गया। मजीद बताएंगी अक्सा शेख। कराची के इलाके महमूदाबाद में ब्रिटिश दौर का तामीर किया गया रेलवे ट्रैक जो 300 साल पुराना है, अब खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर हादसात बेमामूल बन चुके हैं। इस ट्रैक के नीचे ट्रैफिक के लिए एक रास्ता बनाया गया था जो अब अबतर हालत में है कि यहाँ से गुजरने वाले अब यहाँ से गुजर नहीं सकते। उस रास्ते को मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे कैमरामैन आखिर रफ़ीक अगर दिखाएं तो आप इस रास्ते की हालत देखें कि सेवरेज के निज़ाम ने इस सड़क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। ये रास्ता अब टूट फूट का शिकार है। यहाँ से जो ट्रैफिक के लिए एक सहूलत बनाई गई थी, लेकिन अब वही सहूलत आवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है। दूसरी तरफ से मैं आपको ये रास्ता दिखाती हूँ कि ये रास्ता यहाँ से बनाया गया था, ये ब्रिटिश दौर का तामीर किया गया है कि यहाँ पे गड्ढे पड़ चुके हैं, पानी इतना खड़ा हुआ है। ये सिर्फ सेवरेज का पानी नहीं है, यहाँ पे मीठे पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, जिसकी वजह से इस सड़क को उसने तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया। गड्ढे पड़ चुके हैं और पानी के साथ साथ यहाँ पर कचरे का इतना ढेर है कि यहाँ की जो करीब की रेलवे ट्रैक की आबादी है वो यहाँ रह नहीं सकते। कैमरामैन अगर दिखाएं कि यहाँ पर कचरे का इतना ढेर है, गलाजत इतनी पड़ी हुई है कि यहाँ पे इसके ताफुन की वजह से आप खड़े नहीं हो सकते। सेवरेज के निज़ाम ने तो इस सड़क को बिल्कुल तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। नाक़िस इंतज़ामात है, इंतज़ामिया की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो यहाँ के इलाका मकीनों का मुतालबा है कि इस ट्रैफिक का जो रास्ता बनाया गया था उसको दोबारा से तामीर किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात हल हो सके। जो सहूलत उनको यहाँ से इस रेलवे ट्रैक के नीचे से दी गई थी वो सहूलत उनको दोबारा से मुयस्सर हो सके। जी, कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान रहा। गुज़श्ता हफ्ते बड़ी मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में रिकवरी हो गई। 100 इंडेक्स में 2024 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,15,272 की सतह पर पहुंच गया। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में।
मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की शानदार रिकवरी, सरमायाकारों की खरीदारी ने मार्केट में जान डाल दी। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 2024 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते 3.7% बड़ी कमी के बाद इस हफ्ते 1.79% की बड़ी रिकवरी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1.79% इजाफे से 1,15,272 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,15,773 और कम तरीन सतह 1,13,083 रही। एक हफ्ते में 161 अरब 42 करोड़ रुपए मालियत के 2 अरब 78 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 अरब बढ़कर 14,244 अरब रुपए हो गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि शेयर्स के बेहतर रेट होने की वजह से सरमायाकारों की जानिब से खरीदारी देखी गई और बेहतर होते माशी अदद-ओ-शुमार पर मार्केट में मजीद तेजी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट 58 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा और मुसलसल 5वें माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। तरसीलात ज़र में मुसलसल बेहतरी ने करंट अकाउंट में कमी में अहम किरदार अदा किया। अशरफ खान, सिटी 21। कराची के नौजवानों का डिजिटल पाकिस्तान की जानिब सफ़र जारी। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत ICMA में 200 से ज़ायद तलबा ने कंप्यूटर की तालीम हासिल कर ली। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं कि मुल्क में जल्द डिजिटल यूथ लेकर आ रहे हैं। नमरा रियासत की रिपोर्ट। अनथक मेहनत के बाद सिले का दिन। ICMA में तकरीब तकसीम असनाद। यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तलबा को टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुख्तलिफ कोर्सेज में कामयाबी पर असनाद दी गई। तकरीब तकसीम असनाद में मदारिस के 150 तलबा ने भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स मुकम्मल किया। तकरीब में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों का कामयाब होना जरूरी है। जल्द डिजिटल यूथ हब लेकर आएंगे। हम एक डिजिटल यूथ हब लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर जो हमारी उम्मीद है हमें इंशाल्लाह ताला 15 मार्च तक वो लॉन्च हो जाएगा। वो 1 विंडो ऑपरेशन होगा। असनाद हासिल करने वाले तलबा ने खुशी का इजहार किया और कहा, कोर्सेज से आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। ई-कॉमर्स से कमाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आगे इंशाल्लाह और भी कोर्सेज हैं, बाकी डिप्लोमा और कर रहे हैं, सब चीज़ें। पूरी कंपनी है, उसका जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है हम लोग को वो भी मिलेगा और वो सर्टिफिकेशन करने के बाद फ्रीलांसिंग वगैरह के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होंगे। इसके अलावा अगर आप लोग किसी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो उस सर्टिफिकेशन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और ये 3 मंथ का कोर्स था और जो हमने कोर्स सिलेक्शन हुई थी मेरी उसमें हुई थी डिजिटल फॉरेंसिक में, तो हमने कंप्लीट कोर्स किया। उसके बाद हमारे पेपर्स वगैरह हुए जिसमें मुझे कंप्लीट अच्छी परसेंटेज मेरी बनी। तो अब मैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हूँ, तो अब मैं उस पर अप्लाई करूँगा तो उम्मीद है कि अच्छी सक्सेस मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट मिल गया, अब इंशाअल्लाह और आगे बढ़ते रहेंगे। अभी मेरा एक पाकिस्तान के लिए नौजवानों के लिए कि अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक नेशनल सर्टिफिकेट नेफ्टेक के अलावा हमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी इस कोर्स में ऑफर किया जा रहा है, तो ये कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड आई एम रियली हैप्पी टुडे। राना मशहूद ने कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को असनाद तकसीम करते हुए इनकी हौसला अफजाई भी की। कैमरामैन फराज खान के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। सिंध बीच गेम्स का मार्का सबसे ज्यादा मुकाबले जीतकर कराची ने अपने नाम कर लिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बीच गेम्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे काविश मेहमन। खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने का अज़म, साहिल पर बीच गेम का शानदार इनेकाद, कराची ने मार्का अपने नाम कर लिया। हैदराबाद दूसरी और सक्खर तीसरी पोजीशन पर रहे। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर तवानाई तरक्कियात व मंसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह ने कहा, बीच गेम चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन का हिस्सा है। बीच गेम में दूर दराज के अजला से लोग आए जहां खेल की सहूलियात नहीं मिलती। ये एक टैलेंट हंट प्रोग्राम है। बीच गेम्स इसका आइडिया और फिर यहाँ पे आपने देखा कि दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स के भी बच्चे और बच्चियाँ जो हैं यहाँ पे आए, उन्होंने अपना टैलेंट का मुजाहरा किया। तो ये एक टैलेंट हंट प्रोग्राम भी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर ये सिलसिले जारी और सारी हैं। और स्पोर्ट्स के लिए तो सिंध गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं और सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब ख़ुद स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी गेम्स जो हैं वो खेलते हैं, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है।
सेक्रेटरी खेल अब्दुल अलीम लशारी बोले, अब ये बीच गेम हर साल मुनक्किद होंगे। मजीद गेम्स को भी इस इवेंट में शामिल किया जाएगा। पूरे सिंध से 700 से ज़्यादा जो है वो खिलाड़ी इस सिंध बीच गेम 2025 में शरीक हुए हैं। ये बीच गेम्स जो है हमारे मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब की ख़ास हिदायत पे मुनक्किद किए गए और उनका यही डायरेक्शन है कि ये हमारे हर साल के इवेंट में सालियाना कैलेंडर में शामिल होंगे। सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़े जोश और जज्बे से इस बीच गेम में हिस्सा लिया है। खिलाड़ियों ने इवेंट के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि टैलेंट सामने आएगा जो आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन कर सकेगा। और माशाल्लाह से यहाँ पे देख रहे हैं कि यूथ को काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है और यहाँ से नेशनल की टीम इंशाल्लाह ये उठाएंगे। तो काफ़ी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से टीमें आई हुई हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इनाद किया है सिंध बीच गेम्स का, ठीक है ना। इसी तरह ये गेम होते रहें, जो हमारे जूनियर्स लड़के हैं, जो हमारे जो हैं यूथ हैं, जो है मतलब इसी तरह मुकाबले खेलते रहेंगे, मतलब जो है ना आगे की तरफ निकलते रहेंगे। यहीं से हमारे मतलब जूनियर हैं और सीनियर यहीं से नेशनल के लिए भी खेलने के लिए जाएंगे। सिंध के तमाम डिवीजनों कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और सक्खर के 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सिंध बीच गेम में बॉक्सिंग, थ्रोबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, स्नूकर, कराटे, बैडमिंटन और दीगर गेम्स शामिल थे। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गुलजमीन फुटबॉल कप का फाइनल इस्माइल मेमोरियल के नाम। फाइनल में कराची यूनाइटेड को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुमताज शिगरी की रिपोर्ट। लियारी की रौनकें बहाल हो गई। अमन का खेल लियारी वालों को लुभा गया। ककड़ी ग्राउंड में मुस्लिम यूथ लीग और पैगाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम गुल ज़मीन फुटबॉल कप फाइनल कराची यूनाइटेड और इस्माइल मेमोरियल के माबैन कांटे का मुकाबला। इस्माइल मेमोरियल ने कराची यूनाइटेड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम का कहना था कि जल्द दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद करवाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है फुटबॉल और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास भी फुटबॉल का भरपूर किस्म का टैलेंट जो है वो अल्लाह के फजल से है। तो उसको यानी आप ये कह लें कि उभार कर उसको लोगों के सामने लेकर आना, मंजर आम पर लेकर आना, ये इंतहाई ज़रूरी है। जबकि जीतने वाली टीम ने भी अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि ये एक अच्छा टूर्नामेंट था। माशाल्लाह बहुत बड़ा इवेंट था। इसका जो हम लोगों ने फाइनल खेला, हम बहुत खुश नसीब है जो गुल ज़मीन का एक बड़ा टूर्नामेंट है। इसके टूर्नामेंट में फाइनल में आए हम लोग। देखिए शुरू से हम माशाल्लाह से लगातार अभी से 7 मैच जीत कर इस फाइनल में पहुँचे। हमें उम्मीद थी, हमने भरपूर तैयारी की थी इस फाइनल के लिए, क्योंकि हमारे जो खिलाफ टीमें थे वो हमसे ज़्यादा मजबूत थे। गुल ज़मीन बेहतरीन टूर्नामेंट इनेकाद किया गया, क्योंकि कराची में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि प्लेयर नज़र आते हैं अक्सर बुनियाद पर, क्योंकि यहाँ का फुटबॉल आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है। दिन पर दिन फुटबॉल नीचे जाता है, नीचे दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें चाहिए ऐसे और भी इवेंट करे ताकि हमारे प्लेयर ऊपर आए। तकरीब के अख्ताम पर विनर और रनर अप टीमों के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। बच्चों ने संडे को बनाया फंडे। SHS स्कूल में सजा कार्निवल मेला, टेक्नोलॉजी फेस्टिवल, पोस्टर और फूड स्टॉल सजाए गए। बच्चों के साथ बड़ों की भी शिरकत। मेले में खाने पीने के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से, जो इस वक्त मेले में मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि SHS स्कूल कार्निवल का मेला जो है वो जारी और सारी है, और जैसा कि हमने आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पर दिखाए थे, तो वहीं फूड के पार्ट में हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी होटल में आ गई हूँ। मुख्तलिफ बड़े मज़ेदार से डिशेज़ हैं और जहाँ जिस स्टॉल पर मेरी नज़र पड़ी यहाँ मुझे रोल, समोसे जो बड़े मज़े से हमारे जो है वो शहरी खाते हैं, और चने की चाट भी यहाँ पर रखी हुई है। और इसमें क्या है, नूडल्स हैं, सैंडविच भी हैं, खट्टे आलू भी हैं। बच्चों से जानते हैं किसने बनाए हैं, बताना किसने बनाई है? मम्मा ने। जी नहीं, मम्मा ने बनाया। अच्छा, आप ये बताओ, आपने तो मिलके बनवाए होंगे? नहीं, मम्मा ने ही बनाया, लेकिन मैंने देखा था। सुबह सुबह उठ के आपने मेहनत तो की होगी। जी जी। अच्छा, यहाँ पे सर्व करने में कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी बच्ची है जिसने खुद से बनाया है? भाई कुछ आपने खुद बनाया? नहीं, मतलब मामा की हेल्प की है, मामा की हेल्प की है। यहाँ पर मुख्तलिफ डिशेस मौजूद हैं और पास्ता भी जो है वो यहाँ पर सेल किया जा रहा है। कितने की प्लेट जो है वो सेल कर रही हो? गिलास में मैं 50 की कर रही हूँ और सादी 30 की कर रही हूँ। 30।
भाई सस्ती चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिल रही हैं और फूड स्टॉल्स जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, केक्स है, चना चाट है, चीज़ बॉल्स है, यहाँ पर मुख्तलिफ शाम की जो है वो चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। खाने पीने के बच्चे जो है वो फूड स्टॉल्स को भी इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ मुख्तलिफ एग्जीबिशन के नज़ारे कर रहे हैं। जी, सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो का आखिरी रोज, महकमा फिशरीज की जानिब से भी आगाही के लिए स्टॉल कायम। महकमा फिशरीज क्या क्या इकदाम कर रहा है, ये जानते हैं महकमा फिशरीज के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नवीद अबड़ो के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मीर केरियस से। बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज की जानिब से एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो जारी है। इसमें मुख्तलिफ इक़साम के जानवर, चरंद परिंदे, मछलियाँ और दीगर इक़साम के जो चरंद परिंदे हैं वो लाए गए हैं, जिनकी नुमाइश जारी है। आज तीसरा रोज़ है, आज बाज़ाब्ता तौर पर ये इख्तिताम पजीर होगा इसका। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये फिशरीज की जानिब से, महकमा फिशरीज की जानिब से यहाँ पर स्टॉल सजाया गया है। अगर मेरा कैमरामैन हसन जाफरी आपको दिखाए, यहाँ पर टब रखे गए हैं जिसमें मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ हैं, झींगे रखे गए हैं। उसके अलावा जो उनका चारा होता है, उनके लिए जो फीड होती है वो भी सजाई गई है, किस तरह उनकी नशोनुमा होगी, किस तरह उनको पाला जाएगा और इसके कारोबार को किस तरह से जो है इसकी सलाहियत को कैसे बढ़ाया जाए, इसका कारोबार कैसा बढ़ाया जाए। इसी बात से हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर महकमा फिशरीज के डॉक्टर नवीद अबड़ो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि महकमा लाइव फिशरीज की जानिब से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस महकमे में, और यहाँ पर स्टॉल में क्या क्या चीज़ें रखी गई है, क्या क्या यहाँ से मैसेज जा रहा है? जी, शुक्रिया आपका। मेरा नाम डॉक्टर नवीद अबड़ो है, जैसे आपने अभी इंट्रोड्यूस कराया। मैं डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज हूँ, लाइफ स्टॉक फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। ये हमने एक स्टॉल लगाया हुआ है कि लोगों को बताएं कि महकमा फिशरीज सिंध के अंदर क्या काम कर रहा है। ये एक हैचरी का मॉडल है। हाँ, बेसिकली हैचरी का काम होता है कि मछली का जो सीड है उसको प्रोड्यूस करना, उसको ब्रीड कराना। तो हमारे पास सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर हैचरी मौजूद है, वहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराते हैं। मछलियों के अक़साम की जो ट्रेडिशनल हमारी फिशेज हैं उसकी भी कराते हैं, जो एक्जॉटिक मछलियाँ हैं उसकी भी कराते हैं, ऑर्नामेंटल फिशेज की ब्रीडिंग कराते हैं। और वो सीड जो है वो हम मुख्तलिफ जो फार्मर्स हजरात हैं उनको हम लोग एक सब्सिडाइज रेट, एक गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड रेट है उसके ऊपर हम लोग सेल आउट करते हैं। और उसके अलावा दूसरा हमारा कंपोनेंट के जो पब्लिक वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, उसके अंदर हम लोग जो अपना मछलियों का सीड है वो हम लोग स्टॉक करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने इधर स्टॉल पे दिखाया है कि जो भी इसमें दरियाए सिंध के अंदर या वाटर रिसोर्सेज जो सिंध के अवेलेबल हैं उसके अंदर जो मछलियाँ पाई जाती हैं उसकी सारी अक़साम हम लोगों ने रखी हुई हैं। इधर वो सारी बायोडाइवर्सिटी हम लोगों ने कवर की हुई है। उसमें एडिबल फिशेज़ भी हैं हमारी, कुछ नॉन एडिबल फिशेज़ भी हैं, ऑर्नामेंटल फिशेज़ भी हैं जो आप पीछे एक्वेरियम आपने देखे हैं उसके अंदर हम जो बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर या जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर जो कल्चर की जाती हैं एक्वेरियम्स के अंदर। तो ये हम लोगों ने कोशिश की है कि एक चीज़ें लोगों को दिखाएं। ये बताइएगा नवीद साहब के कितने इक़साम की मछलियाँ खासतौर पर सिंध के झीलों दरियाओं में पाई जाती हैं, ये थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए, बेसिकली तो अगर दरियाए सिंध की बात की जाए तो 200 के करीब अक़साम दरियाए सिंध के अंदर मौजूद हैं, पर वो जो एडेबल हैं, जो खाने वाली हैं, वो तकरीबन 20-25 के करीब हैं जो खाने वाली हैं। बाकी समंदर के अंदर वो अलग डाइवर्सिटी है और दरियाए सिंध के अंदर अलग डाइवर्सिटी है।